में 38वीं वीडियो है ये। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग कवर कर रहे हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। यूटिलिटी के हल्के से बेसिक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। यहां पे जो अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स रहे हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रही हैं, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की यूटिलिटी को लेकर क्या क्या कमेंट दिए हैं, इनको देखेंगे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको देखेंगे। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स में भी डिस्कस किया है, बट चीजों को मैं होलिस्टिकली आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए किसी भी चीज को मैं छोड़ नहीं रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने किताब अपने सामने खरीद के रख ली होगी। मेरे साथ इस किताब को बैठ के पढ़ने की कोशिश करिए। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों। कभी भी अगर आपको लगे कि वीडियो आपको काम की है तो आप इसको शेयर भी करें। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत जरूरी पार्ट बनाते हैं हमारे संविधान का। दे आर नॉट एन अननेसेसरी अपेंडेज, दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अननेसेसरी अपेंडेज के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को डिक्लेयर किया है कि हमारे कंट्री के प्रॉपर गवर्नेंस के लिए, एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल है। तो एलन सिंघवी जी ने बोला कि द डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यहां पे मैं इंक्लूड करना भूल गया हूं, बट एलन सिंघवी जी ने क्या बोला है कि द डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए किसने क्या क्या बोला है। वैसे देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब किसी पीसीएस के एग्जाम में वन लाइनर में पूछ दिया जाए कि भाई ये लाइन किसने बोली है, तो आपको पता होना चाहिए। मेंस के एग्जाम में अगर एथिक्स के सिलेबस में या फिर जीएस पेपर 1 में आपको पॉलिटी में कुछ अच्छा सा आंसर लिखना है, अपने आंसर को एक डेप्थ देनी है, तो किसी एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन आप भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं एलन सिंघवी जी क्या कह रहे हैं। एलन सिंघवी जी कह रहे हैं कि दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस। यानी कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं, दे फॉर्म द फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस। यानी हमारे संविधान में सोशल जस्टिस की जो बात की गई है उसके बारे में कहां लिखा है, डीपीएसपी में लिखा है। हालांकि फंडामेंटल राइट्स में भी कहा गया है सोशल जस्टिस के बारे में, बट एक ब्रॉड बेसिस पे सोशल जस्टिस की बात की जाए, एक डेप्थ पे सोशल जस्टिस की बात की जाए, एक कहते हैं ना कि जेनिथ पे, कि भाई एफिशिएंसी की जेनिथ हो गया, एकदम टॉप लेवल का सोशल जस्टिस, तो वो कहां पे दे रखा है, डीपीएसपी में दे रखा है। फिर आगे देखते हैं कि भाई एमसी शागला जी ने क्या कहा है। एमसी शागला जी फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के। इनका क्या बोलना है, इनका बोलना यह है कि इफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुल्ली कैरीड आउट, आवर कंट्री वुड इंडीड बी अ हेवन ऑन अर्थ। India would then be not only democracy in the political sense but also a welfare state looking after the welfare of its citizens. तो एमसी शागला जी ये बोल रहे हैं कि अगर पूरी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अप्लाई कर दिया जाए तो हमारा जो देश है वो एक हेवन बन जाएगा, एक स्वर्ग बन जाएगा। और हमारे यहां पे देखिए, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल तो है ही। देखा जाए तो आप डेमोक्रेसी को क्या समझते हो दोस्तों? आप डेमोक्रेसी को ये समझते हो कि सबको वोट डालने का हक है, तो सबको वोट डाल के सरकार चुनने का हक है। लेकिन दोस्तों देखिए, सब लोग वोट डालते हैं, वो क्या सारे लोग आपस में एक दूसरे के बराबर हैं? क्या सबकी औकात सेम है? क्या सबका स्टेटस सेम है? क्या कुछ गरीब है, क्या कुछ अमीर है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारे यहां पे भाई इनइक्वालिटी बहुत है, ठीक है। इनइक्वालिटी से रिलेटेड अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक कॉफिशिएंट होता है, उस कॉफिशिएंट का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने कई बार पहले अपनी वीडियो में बताया, इनइक्वालिटी को नापने के लिए, खासकर किसी एक देश की इनइक्वालिटी को नापने के लिए कॉफिशिएंट रिलीज किया गया है। उस कॉफिशिएंट का नाम क्या है? तो हमारा देश केवल वोट डाल के बराबरी देने वाली बात नहीं करता, केवल पॉलिटिकल सेंस में हमारा देश डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है। और जब बात आती है वेलफेयर स्टेट की, तो आप उसको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना रहे हो, आप उसको सोशल डेमोक्रेसी बना रहे हो। यानी आप ये कोशिश कर रहे हो कि इकोनॉमिकली भी सब लोग यूनिफॉर्म हो, सोशली भी सब लोग यूनिफॉर्म हो, तो किसी को भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, किसी को भी पैसों का अभाव की वजह से भूखा ना सोना पड़े, ठीक है ना, उसके ऊपर एक छत हो, उसको आसमान के नीचे ना सोना पड़े। तो ये सब चीजें को भी मीट करने की कोशिश करता है हमारा संविधान। किसकी वजह से? डीपीएससी की वजह से। वही बात हमारे अंबेडकर बाबा साहब ने भी बोली है। बाबा साहब ने क्या बोला कि देखिए, डायरेक्टिव्स में बहुत वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि देखिए, डायरेक्टिव्स केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, डायरेक्टिव्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इंडिया के कंटेक्स्ट में खासकर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं उनके पास बराबर दौलत हो जाए। बाबा साहब ने ये नहीं बोला। बाबा साहब का कहने का मतलब ये था कि देखिए, वही बात कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, देखिए शागला जी भी यही बोल रहे थे, अंबेडकर साहब भी यही बोल रहे हैं, और ज्यादातर केसेस में जहां भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात होती है, यही मतलब होता है इसका कि भाई किसी को भी इकोनॉमिक
वल्नरेबिलिटी की वजह से, पैसे कम होने की वजह से बेसिक नेसेसिटी से वंचित ना किया जाए। और यही हमारे डीपीएसपी भी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रैनवेल ऑस्टिन की। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने क्या बोला डीपीएसपी के बारे में? दे आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन और टू फॉस्टर दिस रेवोल्यूशन बाय एस्टैब्लिशिंग द कंडीशंस नेसेसरी फॉर दिस अचीवमेंट। यानी कि डीपीएसपी का काम क्या है, एम क्या है कि भैया गोल्स ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन के गोल्स को फर्दर करना, आगे बढ़ाना, या फिर इस सोशल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना ताकि ऐसी कंडीशंस उभर सकें कि हम इन गोल्स का अचीवमेंट कर लें। सोशल रेवोल्यूशन क्या है? सोशल रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन है जो सोशल जस्टिस को लेकर आता है हमारी सोसाइटी में। और सोशल जस्टिस क्या है कि भाई हमारे देश में किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशली सोसाइटी में उसको बराबर का अधिकार मिले, किसी भी तरीके का बहिष्कार उसका ना हो। ये हमारे सोशल रेवोल्यूशन का गोल है। तो भैया हमें अपने सोशल रेवोल्यूशन के गोल की तरफ बढ़ना है, डीपीएसपी बढ़ने में मदद करते हैं, या फिर सोशल रेवोल्यूशन के गोल को हम मीट कर सके ऐसी कंडीशंस पैदा करते हैं ये डीपीएसपी। ऐसा किसका बोलना है? तो ग्रैनवेल ऑस्टिन का बोलना है। बी एन राव सर क्या बोलते हैं? बी एन राव सर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने क्या बोला? बी एन राव जी ने बोला ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर मॉरल प्रिंसिप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। यानी कि जो अथॉरिटीज हैं स्टेट की, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिसीजन बनाओ, इन डिसीजन के हिसाब से देश को चलाया जाएगा, उनको मॉरल टीचिंग देते हैं, उनको मॉरल प्रिंसिप्ट्स देते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एजुकेटिव वैल्यू देते हैं। यानी कि ये अथॉरिटीज जो बनाती हैं ना, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लेजिस्लेचर में जो लोग नियम कानून बनाते हैं, उनको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताते हैं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है लोगों की तरफ, ताकि उनका ध्यान हमेशा इस बात पे जाए कि हमारे संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या है। और फाइनली आते हैं हम लोग एमसी सेतलवड़ जी पे। ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। इन्होंने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत यूजफुल है। तो भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किसी तरीके के लीगल रेमेडी नहीं देते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन तब भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक चीज थी जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जैसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, वैसे ही डीपीएसपी हमारे संविधान में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो डीपीएसपी से ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नर जनरल को एड्रेस थे, और जो अलग अलग प्रोविंसेस थी, जो प्रेसिडेंसीज थी, उनको गवर्नर को एड्रेस थे। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इंडियन स्टेट को एड्रेस्ड है, इंडिया की जितनी अथॉरिटीज है उनको एड्रेस्ड है। तो हमारे संविधान ने क्या बोला कि जब भी कोई नियम कानून बनाया जाएगा तो उस नियम कानून में बेसिक प्रिंसिपल्स कहां से पता चलेंगे? डीपीएसपी से पता चलेंगे। इसलिए डीपीएसपी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये चीज तो मैंने खैर ऊपर के जो ऑथर्स बताए मैं भी आपको बताया। उसके आगे देखते हैं कि दे एक्ट एज अ गाइडेंस टू द कोर्ट। और स्पेसिफिकली एमसी सेतलवड़ जी ने क्या बोला, शब्द कौन सा इस्तेमाल किया? दे एक्ट एज यूजफुल बीकन लाइट्स। यूजफुल बीकन लाइट्स, आपको पता है ना ये बीकन लाइट्स क्या होती हैं? जैसे कि आप कहीं किसी कोस्टल टाउन में गए हो दोस्तों, तो कोस्टल टाउन में एक लाइट हाउस होता है। तो जो शिप्स होते हैं ना दोस्तों, जो शिप्स आपके समुद्र में जा रहे होते हैं, उन शिप्स को लाइटों के थ्रू रास्ता दिखाता है वो लाइट हाउस, तो वो बीकन लाइट्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई लाइट जो आपको रास्ता दिखाए, आपको गाइडेंस दे, आपको कोई सिग्नल दे, उसको बोला जाता है बीकन लाइट्स। तो सेतलवड़ जी ने बोला कि हमारी जुडिशरी के लिए जो डीपीएसपी है ये बीकन लाइट्स की तरह काम करते हैं। तो मान लीजिए कोई लॉ आता है और उस लॉ पे जुडिशियल रिव्यू करना है, तो उस केस में वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, डीपीएसपी की परिभाषा में सेट बैठता है या नहीं है, ये जरूरी है जो कोर्ट्स के लिए देखना। क्योंकि कोर्टों को ये पता है कि हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए कोर्ट को गाइड कौन करेगा? तो भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट जो दे रखा है लक्ष्मीकांत, वो क्या बोलता है? दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल स्टेट एक्शन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। मतलब वही बात है कि स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आता है। जो भी नियम कानून लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पास कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड में डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। तो कोई भी नियम कानून निकल रहा है, उस नियम कानून में लोग हमेशा एक चीज देखते हैं कि भाई हमारे डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, इसको बिल्कुल लिटरल सेंस मत लीजिएगा। जो लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं
और उनके इंटरेस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो लोग देखेंगे कि भैया उनको काम धंधा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, लोग देखेंगे उनको रहने की जगह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, लोग देखेंगे कि उनके राइट्स को अननेसेसरली दबाया तो नहीं जा रहा है। समझ गए ना बात को। और भाई कोर्ट्स को भी मदद करते हैं ये डीपीएसपी। फिर फाइनली क्या बोला जाता है कि देखिए हमारा प्रेम्बल है, चौथा पॉइंट, हमारे प्रेम्बल में कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। किस चीज के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि भैया हमारे देश के सारे नागरिकों को जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मिलेगा। तो प्रियम्बल के सिद्धांतों को सिक्योर करने में डीपीएसपी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं रोल ऑफ डायरेक्टिव्स। देखिए ये रोल ऑफ डायरेक्टिव्स बोल बच्चन टाइप के हैं दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं मैं सब आपको बता चुका हूं। पहला डायरेक्टिव क्या बताया जा रहा है, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। तो भैया देखिए चाहे पॉलिटिकल स्फीयर हो, चाहे इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे सोशल स्फीयर हो, पार्टी आती हैं जाती हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो भी पार्टी रूल में पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है, बाद में फिर से कांग्रेस आएगी या फिर कोई और पार्टी आएगी, जिसको भी लोग चुनेंगे। तो उस केस में भले ही पार्टी बदलती रहे, लेकिन डोमेस्टिक स्फीयर में जो डीपीएसपी है और फॉरेन पॉलिसीज में जो डीपीएसपी है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो हमारे डीपीएसपी में लिखा है कि भैया इंटरनेशनल रिलेशंस पीसफुल होने चाहिए। तो कल की डेट में एक नई पॉलिटिकल पार्टी अपने मन के हिसाब से जंग नहीं छेड़ सकती। उसी तरीके से हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज में डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, उनकी लाइवलीहुड का ध्यान रखना है, वो चीज भी रहेगी। चाहे कोई भी सरकार ताकत में, वो हर सरकार इन चीजों का ध्यान रखेगी। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि दीज डीपीएसपी आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह कि देखिए अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा भी था कि सर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं और ये डीपीएसपी है, क्या ये एक दूसरे के साथ लिंक है? बिल्कुल लिंक है दोस्तों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल लिंक हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन बात यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक वेलफेयर स्टेट की तरफ हमको लेके जाते हैं, एक ऐसे स्टेट की तरफ हमको लेके जाते हैं जहां सब कुछ अच्छा अच्छा है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पूरी तरीके से सोशल जस्टिस ला पाए, इकोनॉमिक जस्टिस ला पाए। तो कल की डेट में आप देखिए दोस्तों, बहुत सारे ये माइग्रेंट्स हैं, ये माइग्रेंट्स, अभी माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी कोविड-19 के दौरान, लाखों करोड़ों की तादाद में ये माइग्रेंट सड़कों पे आ गए, अपने घर की तरफ वापस जाने लगे। इनके पास ना खाने के पैसे थे, किसी भी चीज के पैसे नहीं थे, सरकार ने इनको फैसिलिटीज नहीं दी मान लीजिए। तो क्या उस केस में ये कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि सरकार ने हमें फैसिलिटी नहीं दी? देखिए राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में। वहीं पे अगर फंडामेंटल राइट है तो उसको कोर्ट में इन्फोर्स किया जाता है। तो मान लीजिए इनमें से किसी आदमी को उठाकर सरकार जेल में बंद कर देती, तो उस केस में कोर्ट में जा सकते थे और बोल सकते थे भाई इस आदमी को आपने जेल में बंद किस बेसिस पे कर रखा है। समझ गए दोस्तों। तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है, डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बट फंडामेंटल राइट्स के भी एक स्टेप आगे अगर आपको सिटीजंस के राइट बढ़ाने हैं तो आप कहां जाओगे? डीपीएसपी पे जाओगे, ठीक है, ये देख लिया आपने। फिर आगे देखते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दोनों को ये पूरा करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बार बार रिपीट करके आपको बताया। तो भाई डीपीएसपी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से एंजॉय किया जा सकते हैं, इनफैक्ट फंडामेंटल राइट से एक स्टेप आगे जाया जा सके। फिर आगे देखते हैं डायरेक्टिव्स एक और रोल प्ले करते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। अब देखिए गवर्नमेंट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों आते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो गवर्नमेंट में मेन क्या है? लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव। सेंटर पे बात कर लेते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा मेजोरिटी पार्टी ने सरकार बनाई, वो सरकार के जो मेन आदमी है उनको आपने क्या बोला? एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भाई नियम कानून बनाते हैं, देश चलाते हैं। ये जब देश चलाते हैं हो सकता है इनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हो जो कि ज्यादा लोगों को पसंद ना आए, तो उन पॉलिसीज को अपोज करने का काम किसका है? अपोजिशन का है दोस्तों। तो अब देखिए अगर गवर्नमेंट के फंक्शंस पे एक्सरसाइज कंट्रोल करना है तो अपोजिशन को प्ले में आना पड़ेगा। और अपोजिशन कौन से बेसिस पे गवर्नमेंट पे कंट्रोल एक्सर्ट करेगा? तो भाई इस बेसिस पे एक्सर्ट करेगा कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लोगों को वायोलेट हो रहे हैं। तो जब अभी माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी तो कांग्रेस पार्टी बार बार बोल रही थी कि बीजेपी पार्टी ने माइग्रेंट क्राइसिस को ठीक तरीके से डील नहीं किया। तो यहां पे अपोजिशन को एक कारण दे रहे हैं डीपीएसपी कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो उस गवर्नमेंट की गलती के अगेंस्ट में अपोजिशन आवाज उठाए। किस मुद्दे को लेके? डीपीएसपी के मुद्दे को लेके। समझ गए? अगला पॉइंट क्या है? फिर पांचवें पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है कि भैया गवर्नमेंट ने परफॉर्म कैसे किया। डीपीएसपी हमारे गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप भैया ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को जो भी नियम कानून बनाने डीपीएसपी के हिसाब से बनाने। डीपीएसपी के हिसाब से गवर्नमेंट में नियम कानून बनाए कि नहीं बनाए, इसको डिसाइड करना किसका काम है? हम लोगों का काम है, मतलब लोगों का काम है, पीपल का काम है। तो लोग
गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इस बेसिस पे जज कर सकते हैं कि भाई डीपीएसपी को फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया गया। वो अलग बात है कि इस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ दिमाग होना चाहिए, और हमारी ज्यादातर जनता अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं है, अभी उस पॉलिटिकल मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंची नहीं है। अभी भी हमारी जो जनता है वो मैक्सिमम जनता धर्म को नाम पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आ जाना, इस टाइप की चीजों से ही जूझ रही है। तो ये शायद एक नेक्स्ट स्टेप आ गए। हम लोग कभी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को डीपीएसपी के हिसाब से चेक कर पाए, इसके लिए भी कभी काफी साल बचे हैं। अब ये मेरा एक व्यू पॉइंट है, जरूरी नहीं है ये सही हो। आगे क्या बात कही गई है, दे सर्व एज कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आती है, किसी भी आइडियोलॉजी की पार्टी राज करने आती है, जैसे मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, जो बिल्कुल फार लेफ्ट पार्टियां हो गई वो राज में आ गई, या फिर एक राइट विंग पार्टी राज में आ गई। तो अभी के लिए जो सेंटर में पार्टी चल रही है बीजेपी, उसको एक राइट विंग पार्टी बोला जाता है। अब आप बोलोगे लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होता है दोस्तों, तो मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूं। राइट विंग में अभी देखिए बीजेपी पार्टी, इंडिया में लेफ्ट विंग राइट विंग, देखिए लेफ्ट विंग और राइट विंग का जो सिद्धांत होता है वो दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। उस जगह की पर्टिकुलर लोकल जियो पॉलिटिक्स क्या बोलती है उस हिसाब से लेफ्ट विंग राइट विंग डिसाइड होगा। तो यहां पे इंडिया में अब हिंदू मेजोरिटी को फॉलो करने वाले लोगों को राइट विंग बोला जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसके आरएसएस के साथ कनेक्शंस हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो भी न्यूज़पेपर में लिखा होता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो बोला जाता है कि भैया जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है वो राइट विंग है, इसकी जो जस्ट अपोजिट पार्टियां होती हैं उनको बोला जाता है लेफ्ट विंग। ठीक है, अब लेफ्ट विंग की भी अपनी अलग ही डेफिनेशन है, तो लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग नहीं जाते। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सेंटर में कौन रूल कर रहा है, उस पार्टी की क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, लेकिन उस पार्टी का काम एक कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के हिसाब से होगा। ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कहां पे लिखा हुआ है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि एक पार्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स आइडियोलॉजी क्या काम करेगी, और उसको वो काम करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो बाहर हो जाएगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।